नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे बिजनेस पटना के यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक मेरा पंचायती राज सिस्टम है। उससे पहले हम कुछ बिहार दिवस के बारे में जानकारी देंगे। चलिए, आज 22 पिछले दिन ही 22 मार्च था। 22 मार्च और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। हर बिहारियों के गर्व की बात है। 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए बिहार कब बना, तो 1912 में बिहार वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, 1912 में बिहार वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था और बिहार स्टेट बना। बिहार से देखिए, बिहार से 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग होके बना है। यानी कि अगर कोई पूछा जाए कि उड़ीसा किस स्टेट से अलग होके बना है, तो बिहार से अलग हो। कब? 1936 में। उसके बाद एक और स्टेट है हमारा 2000 में। कौन? झारखंड। झारखंड कब? 15 नवंबर। 15 नवंबर के दिन झारखंड का स्थापना दिवस इसलिए रखा गया है क्योंकि 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। इसीलिए बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते हैं, इनको धरती आबा के नाम से पुकारा जाता था। धरती का भगवान, ये जनजातियों के बहुत बड़े नेता थे और देश की आज़ादी के लिए बहुत इनका भूमिका अतुलनीय है। चलिए, लेकिन आज पंचायती राज सिस्टम के बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल करेंगे। कुछ सवाल हैं और सवाल के साथ हम उसमें जितना भी कंसेप्ट है वो सब डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज सिस्टम का यूज क्या है, मतलब लागू करने का उद्देश्य क्या है। तो गांधी जी का एक कथन था कि अगर भारत गाँवों में बसते हैं, अगर गाँव का विकास कर दिया जाए, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसका मतलब है ऊपरी सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, ऊपरी सत्ता का हस्तांतरण। अब गांव लेवल पे, ग्राम लेवल पे जो भी है, चलिए कैसे आगे हम और भी डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम किस विषय का सूची है, तो वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय इसलिए है क्योंकि पंचायती राज सिस्टम पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और पंचायत चुनाव हर 5 साल में होता है। ठीक है, पंचायत को जो धन मुहैया ये सब करवाया जाता है, उसको जो धन विकास के लिए, वो राज्य सरकार का ये है, राज्य सरकार ही करती है। इसीलिए पंचायत जो है आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था पंचायती राज सिस्टम को, तो हम जानना चाहेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब? तो 1992 को। ठीक है, लेकिन 1993 से 24 अक्टूबर 1993 को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया है। इसीलिए हम 24 अक्टूबर पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन सवाल में होता है। देखिए यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 1993, तो ये आज से आप भूल जाएंगे कि 1993 को, ये कन्फ्यूजन आप एकदम दूर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1992 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लेकिन 1993 को ये लागू हुआ था 24 अक्टूबर। इसीलिए 24 अक्टूबर पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए और भी अगला सवाल देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय, अगर ये राज्य सूची का विषय है तो राज्य के द्वारा ही ये लिया जाएगा। ठीक है, राज्य के द्वारा ही लिया जाएगा। अब देखिए पंचायत को कितने सब्जेक्ट ऐसा दिया गया जिसपे कानून बनाने का अधिकार है, तो ये 29 ऐसे सब्जेक्ट हैं, विषय जिसको बोलते हैं विषय, जो हमारा 11th शेड्यूल में है, 11th शेड्यूल में, और कुल 29 विषय दिया गया है जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और पंचायती राज सिस्टम उस पर इम्प्लीमेंट के साथ ये लागू कर सकती है। ठीक है, यानी कि 29 विषय सब एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल। पंचायती राज सिस्टम को कितना विषय दिया गया है, तो 29 विषय दिया गया है और पंचायती राज सिस्टम राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे हम और भी देखते हैं सवाल।
चलिए, देख चुके थे अभी पंचायती राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब ये संविधान के किस आर्टिकल में है, तो संविधान के 243 आर्टिकल में इसको रखा गया है। ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछता है। कुल 16 आर्टिकल है। 243 के आर्टिकल में देखिए यहाँ पे टोटल कितना है इसके पास, टोटल 16 आर्टिकल है, जो यानी कि 243 ए से लेके ओ तक, ए से लेके ओ तक हम इसके जितने भी आर्टिकल हैं सब डिस्कस करवाएंगे इसके बाद। तो इसमें टोटल कितना आर्टिकल है, तो 16 आर्टिकल है, यानी कि 16 आर्टिकल पंचायती राज सिस्टम में दिया गया है जब इसको कानून का दर्जा दिया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को। ठीक है, अब देखते हैं अगला सब्जेक्ट, वही है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में लागू किया गया है। पूरे देश में जो भी है इसको दर्जा दिया गया है कानून का। ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा 1992 में ही दिया गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया था कब, 24 अप्रैल 1993 को। चलिए, तो इसीलिए हम उस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज दिवस कहाँ लागू हुआ था, तो आप जानिएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज दिवस मतलब ये लागू किया गया था। पंचायती राज सिस्टम कहाँ पे, तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, और उसी दिन जो है पंचायती राज सिस्टम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू हुआ था। इसके एक दिन बाद, एक दिन नहीं 7 डेज बाद, ठीक है, तो 2 अक्टूबर प्लस 7 इक्वल टू 9 अक्टूबर आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। सवाल ये भी पूछा जाता है कि वैसा कौन सा स्टेट है जो दूसरी बार पंचायती राज सिस्टम लागू किया। तो पहला तो राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, लेकिन ये 2 आपको याद रखना है। तो भारत में जो पंचायती राज सिस्टम हो त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम हमारा भारत में स्थापित है। ठीक है ना, त्रिस्तरीय में हम देखेंगे। और ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी। कब, 1957। पंचायती राज सिस्टम जो भारत में है वो द्विस्तरीय भी है, त्रिस्तरीय भी है, 4th स्तरीय भी है, लेकिन मोस्टली स्टेट में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया है, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे किया गया था। और ये सवाल पूछता है कि कब किया गया था, तो ये देखिए, ये सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता कमेटी कब किए थे, ये पंचायती राज सिस्टम त्रिस्तरीय की लागू किया जाए, तो 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी कब आया था, 1957, और ये त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो मोस्टली स्टेट में त्रिस्तरीय है, लेकिन आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम है, कहीं कहीं द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है। तो बहुत सारा स्टेट है, तो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम और भी देखते हैं सवाल। चलिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम का प्रतिपादित किया था। जैसे अशोक मेहता समिति कब इनके द्वारा दिया गया था, तो ये देख लीजिए, अशोक मेहता कमेटी इनके द्वारा भी प्रतिपादित पंचायती राज सिस्टम में जो है आपका 1977, बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1977 में प्रतिपादित किए थे। इनके द्वारा ये मॉडल दिया गया था, ये द्विस्तरीय मॉडल दिए थे। लेकिन इनका भी कुछ स्टेट ऐसा है जहाँ पे द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम लागू है। तो सवाल ऐसे एग्जाम में पूछता है कि अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम कब प्रतिपादित किए थे, तो 1977, और इनके द्वारा ये जो मॉडल दिया गया वो कितने स्तर का है, तो द्विस्तर का, यानी कि 2 स्तर का। ठीक है, चलिए, पंचायत एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पंचायत एवं नगर पालिका, यहाँ पे नगर पालिका भी आ गया। हम पंचायती राज सिस्टम के बारे में देखे थे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन 1993 को इसको लागू किया गया था 24 अक्टूबर को। इसीलिए 24 अक्टूबर पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं।
लेकिन यहाँ पे नगर पालिका एक आ गया, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल, इसको भी जो है आपका देखिए इस 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 को इसको क्या किया गया था, इसको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 को ये म्यूनिसिपल नगर पालिका को भी पंचायत ये संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो वही है पंचायती राज को 1992 में और नगर पालिका को 1993 में। फर्क यही है कि नगर पालिका को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th यानी कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी दर्जा दिया गया है और उसको 73 यानी कि 73वां संविधान संशोधन। अब देखिए अगला सवाल, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो यही है भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए। ये हर बार जो है मान लीजिए अच्छे एग्जाम में, वैसे भी अभी बिहार के लिए बहुत बड़ी एग्जाम नौकरी का भरमार लग गया है। तो देखिए इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हजारों बार पूछा गया है। अब मैच ऑफ द कॉलम में पूछता है, ठीक है। तो आपको अगर याद रहेगा कि अशोक मेहता कमेटी कब आया, एमएल सिंघवी समिति कब आया और बलवंत राय मेहता कमेटी कब आया, संथानम कमेटी कब आया, ये सब के सब जो है हमारा ये जितना भी कमेटी है सब पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब पंचायती राज सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 को आया था और ये त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977, ये द्विस्तरीय पंचायती राज है, ठीक है। अब देखिए जीवी के राव समिति 1985 के जीबी के राव कमेटी जो है ये है आपका कब आया था, ये आपका है 1985 में आया था। एमएल सिंघवी समिति जो है 1986 में आया था, ठीक है। अब देखिए इसके प्रावधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएल सिंघवी समिति ने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा देने की मांग किया था, ठीक है। कौन है वो? एमएल सिंघवी समिति 1986। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायती राज संवैधानिक प्रदान करने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो ये कौन सी समिति है? तो एमएल सिंघवी समिति है, ठीक है। उसके बाद देखिए संथानम कमेटी तो 1962 में आया और सादिक अली कमेटी जो है 1964 में आया, ठीक है। ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में किसी तरह से सवाल पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। तो आपको याद रखना है ये सब के सब आपको है। संथानम कमेटी 1962 और सादिक अली 1964, ठीक है। सादिक अली 64, एमएल सिंघवी 86, जीवी के राव कमेटी 1985, अशोक मेहता कमेटी 77 और बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। और सबसे पहले आपको जो पंचायती राज सिस्टम को कानूनी का दर्जा देने की मांग जो किए थे वो आपके कौन है? एमएल सिंघवी कमेटी, एमएल सिंघवी कमेटी है, ठीक है। चलिए अगला और सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए किन राज्यों में पंचायत समितियां तथा जिला परिषद को भी करारोपण की शक्ति दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बोला जा रहा है किन राज्यों में पंचायत समितियों, इसका मतलब है देखिए यहाँ पे पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को कारारोपण, इसका मतलब टैक्स, मतलब कारारोपण का मतलब क्या है? कर, यानी कि टैक्स लेने का अधिकार। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को ये शक्ति दिया गया है, ठीक है, कारारोपण का यानी कि टैक्स लेने का? तो ये है गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान ये तीन ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे टैक्स लेने का अधिकार आपको जिला परिषद और पंचायत समिति को मिल गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल, ब्लॉक स्तर पे क्या है? पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण, अथॉरिटी, यानी कि ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति के क्या प्रारूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण का। अगला सवाल, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पहले भी हम बता चुके थे कि पंचायती राज का लक्ष्य क्या है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ग्रामीण लोगों को विकास,
मूलक प्रशासन में भागीदारी, मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यानी कि सत्ता का जो है हस्तांतरण, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण, ठीक है। तो यही है पंचायती राज सिस्टम का मेन लक्ष्य क्या है, ठीक है। चलिए, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर उसका चुनाव कराना अनिवार्य है। वैसे तो पीरियड पंचायती राज का कितना होता है, पंचायत चुनाव का 5 साल। अगर उससे पहले भंग कहीं हो जाता है तो 6 माह के अंदर फिर से चुनाव करवाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये पीरियड कितना है, 6 माह का। सवाल पूछा जाता है, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो आप जानते हैं महिलाओं के लिए प्रावधान है कितना, 1/3, ठीक है। यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है जब 1/3। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे 50% महिलाओं का ये आरक्षण दिया गया है। देखेंगे आगे वैसे कौन से स्टेट हैं। चलिए, 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं। इस सूची में कुछ 29 विषय हैं, पहले भी देख चुके थे हम लोग। चलिए, अनुसूची के 13वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है और ठीक है। ये 16, इसमें कितना आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे टोटल मिला के 16 आर्टिकल है, 16 आर्टिकल, ठीक है। यानी कि 243 ये से लेके वो तक, ठीक है। 243 ये से लेके वो तक जो आर्टिकल है मेरा, ये पंचायती राज सिस्टम से है। चलिए, 12वां अनुसूची जो हम देखे थे अभी, नगर पालिका से संबंधित है, इसको कब ऐड किया गया था, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 को, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 को ऐड किया था। इसमें जो है मेरा 18 विषय, ठीक है, टोटल 18 विषय दिया गया। पंचायती राज सिस्टम को 29 विषय दिया गया है, अगर नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है। यानी कि उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है, उस पर जो भी करना है वो नगर पालिका को करना है, वो 18 विषय उसको संरक्षित कर दिया है, ठीक है। चलिए, 73rd संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% का आरक्षण दिया गया था, कन्फर्म है। यानी कि जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जब कब 1992 को, उसी समय 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर दिया गया था। इसमें कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो 50% तक किया गया। देखते हैं आगे हम, जब ये राज्य विषय का ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज, तो राज्य के द्वारा इसमें कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। चलिए, यानी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान किया गया है, तो ये राज्य विधान मंडल को। अब देखिए यहाँ पे राज्य विधान मंडल क्या होता है, ठीक है। चलिए, जब आप देखेंगे स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद, ये क्या है, विधान मंडल, ठीक है। और ऊपर में क्या होता है, गवर्नर। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है, तो ये राज्य विधान मंडल को। राज्य विधान मंडल किससे किससे मिलके बनता है, तो विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। तो विधान परिषद हमारे 6 ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ पे आपका विधानसभा और गवर्नर मिलके विधान परिषद का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये यन पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान किया गया, तो विधानमंडल को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल स्थानों की 1/3 है, ठीक है। 1/3 मतलब, तो वो तो संविधान जब बना था, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो उसी समय 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 73rd संविधान संशोधन का क्या उद्देश्य है, तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, तो एक केरल ऐसा राज्य है यहाँ पे राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग जो है ना अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। तो ये कौन सा स्टेट है, तो आपका जाके केरल है, ठीक है।
अब देखिए अगला सवाल, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एसटी के लिए एसटी वहाँ पे है, लेकिन अनुसूचित जातियों एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो कौन सा है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब फैक्ट है, ये सब आपको याद रखना है, सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क का निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संशोधित राज्य वित्त आयोग। देखिए अब हम स्टेट फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन जो होता है और वो उसका काम क्या है, तो राज्य को वित्त मतलब पैसा देना, पंचायतों को पैसा देना, तो राज्य वित्त आयोग का फॉर्मेशन करने का अधिकार आपको गवर्नर के पास है और हर 5 साल में गवर्नर उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ये किसके द्वारा गठित किया जाता है? किसके द्वारा? तो ये गवर्नर के द्वारा। ठीक है, गवर्नर के द्वारा। और ये क्या करता है? तो पंचायतों को पैसा वैसा देने का जो काम है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, नगर पालिका किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो अभी हम लोग देख चुके थे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज निगम महिलाओं के लिए। ठीक है, सब हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंदर स्वशासन की व्यवस्था, सब वही है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इलेक्शन क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इलेक्शन क्या होता है? तो जिसमें जनता खुद वोट देके किसी को जितवाने का काम करती है वो प्रत्यक्ष हो गया। जिसमें जनता खुद नहीं देती यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व वोट देती है वो आपका अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वोटिंग और इनडायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट वोटिंग में हम खुद वोट देते हैं और इनडायरेक्ट में हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो वोट देते हैं। तो इनडायरेक्ट वोटिंग में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रेसिडेंट का, तो हम तो वोट देते नहीं हैं, वो राज्यसभा और लोकसभा के कौन से मेंबर देते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर देते हैं। उसके बाद राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर देते हैं वोट। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम। चलिए यहाँ पे हम पंचायती राज समिति चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं। तो देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत चुनाव जो होता है जनता खुद वोट देती है, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे मुखिया उखिया का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, पंचायत सचिव जो बनता है उसका प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो इसीलिए इसको प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम आयोजन बनाने संपदा, ठीक है, ये सब कुछ मान लीजिए कि एक सवाल और देखिए यहाँ पे, एक डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। यहाँ पे उसके बारे में कोई डिस्कशन करवाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें जो होता है आपका, हम लोग खुद वोट देते हैं यानी कि जनता यानी कि पब्लिक जो है, पब्लिक वोट देता है। ठीक है, इसमें जो है जनता के द्वारा प्रतिनिधि वोट देती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन। देखिए यहाँ पे एक्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन में जो भाग लेता है वो संसद में लोकसभा भी आ गया आपका, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है, इसके सदस्यों का ये सेवानिवृत्ति होती है। ठीक है, इसका जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये लोकसभा हर 5 वर्ष में ये विघटित होता है। उसके जगह पे फिर मतलब लोकसभा का चुनाव होता है और फिर इलेक्टेड मेंबर वहाँ जाते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 साल के बाद क्या करते हैं? अवकाश प्राप्त करते हैं। जिसका 6 साल हो गया वो 2 साल में उसका जो है अवकाश ग्रहण ये करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आता है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
और राज्य विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। तो राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर और संसद के निर्वाचित यानी कि पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए आज के लिए यही है, और बिहार में बहुत सारा एग्ज़ाम का सिलसिला जारी हो गया है, तो थोड़ा बने रहिए और हम हर दिन आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।